इजराइल ने दूर दराज कंट्री मिडल ईस्ट के दोहा कतर जिसने फीफा वर्ल्ड कप करवाया था वहां पर हमला किया है। कितना रियल है जब आप इनकी साइकोलॉजी देखते हैं। और मैं इसराइलीज के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे ठरक है पढ़ने का। मैं देखता हूं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और उसमें टैक्टिकल्स तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक बार ये स्ट्रेटेजिक अपना विजन बना लें तो उस पर जाते चलते रहते हैं। ये जो इतना बड़ा अटैक करना किसी मुल्क पे, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। अच्छा। ये बड़ी ऊपर वाली सतह पे ये मसला मसाइल है, ये छोटा काम नहीं है। आज कतर के जो एमीर है उन्होंने $400 मिलियन का प्लेन भी दिया था अमेरिका को, उसके बावजूद भी इजराइल ने अटैक कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो कहा है इसके बाद दोबारा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद कतर के पास बचा क्या है, देखने वाली बात ये है। इससे पहले ईरान जो है वहां उन पे वो हमला कर चुका है। और दर हकीकत अगर देखा जाए आज सिर्फ कतर की बेइज्जती नहीं हुई, अमेरिका की बेइज्जती भी क्यों हुई है। और हमने देखा इंडिया के साथ कब इनका अलायंस बना, फिर इन्होंने इंडिया के साथ बिल्डअप किया, अपने अलायंसेस बिल्ड किए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फिर हमने इब्राहिम अकॉर्ड्स देखे, किस तरह इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ ट्रोजन डाल दिया पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इजराइल ने 12 जगहों को, 12 प्लेसेस, 12 एरियाज को निशाना बनाया है। और ये जो हैं, ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास की सब लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंटकॉम की वहां पे बेस है आर्मी की। तो आर्मी की बेस करीब होने के बावजूद अगर इजराइल ने ये किया है तो कतर, अब कौन जाएगा कतर? मेरा ये क्वेश्चन। क्या इजराइल इंडिया से लर्न कर रहा है? क्या इजराइल को ये मशवरा उसने इंडिया से मांगा था? क्या इजराइल इंडिया के नक्शे कदम पर चल रहा है? इसकी वजह यह है कि इजराइल का ये जो अटैक है, जो कि दोहा कतर में जाके किया है, कतर मीडिएटर है इजराइल और हमास के बीच टॉक्स करवाने के लिए, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और जहां पर सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं कि इजराइल और हमास के बीच का मामला रिजॉल्व करवाया जा सके, वो कतर ही है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि वो जो हमाद बिन अल तमीम अल थानी हैं, उनका इस वक्त हाल क्या होगा, उनका बना क्या होगा। ये आवाज़ें सुनकर के पता ये चला कि 12 जगहों पर धड़ाधड़ बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से। वो ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसकी और डिटेल्स बताऊं, आगे चलकर मैं आपको ये बताने वाली हूं, ये वाली डिटेल्स, कि इसके बारे में अमेरिका ने इजराइल के इस हमले के बारे में दोहा को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन दोहा इसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि कॉल तो आई, हमें इन्फॉर्म तो किया, लेकिन किस वक्त किया? आज सिर्फ कतर की बेइज्जती नहीं हुई, अमेरिका की बेइज्जती भी क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि वहां पे सेंटकॉम की वहां पे बेस है आर्मी की। तो आर्मी की बेस करीब होने के बावजूद अगर इजराइल ने ये किया है तो कतर, अब कौन जाएगा कतर? मेरा ये क्वेश्चन है। पहले कतर जो था वो आर्बिट्रेशन में बड़ा आगे था। दुनिया के हर मसले में वो आगे होता था, चाहे ईरान का मसला हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज के बाद एक चीज ये साबित हो चुकी है कि कतर हैज बिकम इररेलेवेंट। अब वहां पे कोई नहीं जाएगा। अब बल्कि 2-4 चीजें मैं अमेरिका के इस वक्त मीडिया के हवाले से अर्ज करना चाहूंगा कि मीडिया के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है हमें बड़ा दुख है, हमें फलाना है, हमने इन्फॉर्म किया था कि इजराइल हमला करने वाला। लेकिन अभी ट्वीट किया है वहां से डॉक्टर मोहम्मद माजिद अंसारी ने, उसने कहा हमें कॉल की जब हमला हो रहा था। उनके इस ट्वीट के अंदर अगर उसको सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाए तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि क्या जानबूझ के लेट कॉल की गई और हमला हो रहा था, ये क्वेश्चन मार्क। और क्या अगर बताया गया है और ग्रीन सिग्नल दिया गया इजराइल को तो आपका सेंटकॉम का ऑफिस भी वहां मौजूद है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो प्लान उस वक्त मीटिंग हो रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्लान को ही डिस्कस किया जा रहा था उस मीटिंग में। चीमा साहब, पीछे 2 कंट्री बचे हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है जो इसमें। और तीसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया ने पहले ही एक मीटिंग कॉल कर रखी है जिसमें वो इकट्ठे होकर सारी 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात
क्या इजराइल ने ये स्टेप उठा के डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उनकी पावर को चैलेंज किया है, उनके नोबेल पीस प्राइज को चैलेंज किया है? क्योंकि अल्टीमेटली कतर इज एलाइड टू द यूएस, जहां आर्मी बेस है, उनकी रिलेशनशिप अंदाजा लगा। जहाज अभी उन्होंने पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा है वहां कतर का। क्या अमेरिका की ये डुअल पॉलिसी है कि ये इजराइलीज ने इनको हैसन करवाया है? जो एम्बेरसमेंट आज इंडिया की हुई है उनमें इजराइलीज का बहुत हाथ है। देखिए, जब प्रॉक्सी वॉर चलती है मालिक साहब, तो प्रॉक्सी के या तो शुरू में आप कन्वेंशनल फोर्सेस यूज करते हैं या एंड में करते हैं। 71 आपके सामने कि आप एक माहौल बनाते हैं वहां पे। ये मिडल ऑफ द वॉर, मिडल ऑफ द प्रॉक्सी एप्लीकेशन जो इंडिया की हुई थी, उसके बीच में इन्होंने जल्दी करवाई है। और ये इन्होंने करवाया कि जी मैंने ईरान के दांत तो निकाल दिए, हमास टेकन आउट, आपने सारे हिजबुल्ला टेकन आउट, बहुत सारे हो गए, ईरान को भी हम टैकल करने लगे। दिस इज द टाइम कि तुम इसको टैकल करो, पाकिस्तान को। तो इनडायरेक्टली दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान को जो काम करने वाले वो प्रिपरेशन और विजिलेंस, और आपको एक जो कीपिंग देम इन थ्रेट, और वो आपको भी थ्रेट में पढ़ता भी है, लिखता भी है और सोच में मौजूद है और एक्सप्रेस भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट। सेकेंडली, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह की ये ज़ायनिज़्म है या जो इजराइल जैसे ये इस तरह आइडियोलॉजी हेट बेस्ड, इनको एक एनिमी जरूर चाहिए होता है टू परसू देयर पॉलिटिक्स, टू परसू देयर इकोनॉमिक एजेंडाज, टू परसू अपने सब। लेकिन हम तो 65 से इनके क्रॉस हेयर्स में ना, ये कोई नेतन्याहू के तो हम अचानक हम उसकी आंखों में नहीं आए। हम तो 65 से इनका फाउंडिंग फादर जो है वो कहता है भी दुनिया को नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है। बाद में न्यूक्लियर तो बाद में आया ना, उसको तो आइडियोलॉजिकली हम बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कि आइडियोलॉजिकल मुल्क बन गया। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो खुली छूट हम देख रहे हैं, क्या होता है, कॉन्डमनेशन होती है ना। अब मुझे बताएं, अब ये जो कतर पे हमला हुआ है, आप दोनों आर्मी टेक्नीशियंस हैं, आपसे आप बेहतर समझते हैं। हम मैप देख रहे थे मिडल ईस्ट का। अब या वो सऊदी अरेबिया के ऊपर से फ्लाई करके आए हैं या जॉर्डन के ऊपर से आए हैं। अब सऊदी अरेबिया के भी पास भी बेहतरीन निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम, चले मिसाइल नहीं मारा, उनको पता तो लग गया होगा। क्या पता था, नहीं बताया। मुझे आज अमेरिका भी कमजोर नजर आता है उनके साथ। अगर ये अमेरिका कहता है ना जी दोबारा नहीं होगा, आज हमें इजाजत दे दें, अमेरिका भी हॉस्टेज नजर आ रहा है इन सारे सर्कमस्टांसेस में। अमेरिका भी हॉस्टेज। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी के डिस्कशन में इन्वॉल्व था। इस वक्त भारत के अंदर जो एम्बेसडर नया अमेरिकन गया, उसकी वालदा ज्यूइश है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश है। जरा पावर देखें चीमा साहब, उस कौम की पावर देखें क्या है। ये इजराइल का वैसा ही न्यू नॉर्मल है जैसा कि इंडिया का न्यू नॉर्मल। भारत का न्यू नॉर्मल ये है, यानी कि न्यू इज नॉर्मल ये है कि इंडिया में कहीं पर भी हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इंडिया जो कोई हमला हो के वखाए, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, कोई कहीं पर बम फटे, कहीं पर जो है लोगों को मारा जाए, सीधा उन्होंने हमला करना है पाकिस्तान के अंदर। और पहले की तरह उन्होंने जो कहा था कि जी दहशतगर्दों के भावलपुर, मुरीद के यहाँ वहाँ जहाँ पर भी जो निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया है उन्होंने ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा ये न्यू इज नॉर्मल। नाउ इजराइल इज सेइंग सेम थिंग। नेतन्याहू सेड न्यू इज नॉर्मल। उसने नहीं कहा, लेकिन मैं बता रही हूँ, और ना भी कहे तो यही हुआ है। तो क्या नेतन्याहू ने मोदी से कोई बातचीत की और कहा कि हमें भी सिखाइए भाई कि ये जो है ना कहाँ पर हमला करना है और कैसे करना है, ये न्यू इज नॉर्मल जो है ना, नया नॉर्मल हम भी लाना चाह रहे हैं। लगता तो कुछ ऐसे ही है कि उसने भी कुछ पूछा पाछा है। लेकिन देखिए, पूछा या नहीं पूछा, लर्न जरूर किया। लर्न किया उन्होंने इंडिया से, मैं आपको बता रही हूँ। एक थर्ड कंट्री में जाकर, और जो मीडिएट कर रहा है, मीडिएटर है आपका बातचीत करवाने में। अच्छा, अब हमाद बिन अल थानी अल तमीम, जो भी उनका पूरा नाम है, वो क्या करेंगे? आपका ख्याल है कि वो इसका जवाब देंगे और हमला करेंगे? ना, नहीं होगा ये। कितों हमला करना उन्होंने।